इस वक्त मध्य पूर्व के देश अमेरिका के सामने किस कदर बेबस हैं, यह आपको तब पता चलता है जब आप जॉर्डन के राजा को डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठा देखते हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि हम गजा को खाली करवाएंगे, वहां के लोगों को बाहर करेंगे और अमेरिका के अधिकार के अंतर्गत यह सब होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अमेरिका का कौन सा अधिकार है? बड़ा प्रश्न यह कि डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी के सामने आखिर जॉर्डन के राजा इस तरह से मिमिया क्यों रहे हैं, यह सवाल किया जाएगा। समानांतर तौर पर सऊदी अरब और मिस्र गजा के समझौते को बचाने में लगे हुए हैं और उसकी वजह क्या है? क्योंकि डेडलाइन, इस वक्त हम डेडलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और वो डेडलाइन है शनिवार 12 बजे। जी हां, शनिवार 12 बजे तक अगर हमास बंधकों को वापस नहीं करता तो एक बार फिर बेकसूर गजा के निवासियों पर, फलस्तीनियों पर बम बरसाए जाएंगे। इस वक्त इस्राएल ने अपनी आक्रामक कार्रवाई को बंद नहीं की है। अब भी वेस्ट बैंक में, उत्तरी गजा में वो लगातार हमले कर रहा है, लोगों को मार रहा है। इस्राएली सेटलर्स आम फलस्तीनियों को मार रहे हैं, इस्राएली सेना वहां लोगों पर हमला कर रही है। ये सब चल रहा है दोस्तों, और इस सब के सामने पूरी तरह से बेबस हैं गजा के लोग, फलस्तीनी लोग। इस वक्त मैं आपको बतलाना चाहूंगा, बड़ी खबर यह आ रही है कि हमास ने भी अपने रुख में नरमी कर दी है। क्यों? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि मैं नर्क बरपा दूंगा। शनिवार को अगर बंधक रिहा नहीं हुए तो मैं नर्क बरपा दूंगा, ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। उनकी चर्चा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं आपको वो नजारा दिखाना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के सामने जॉर्डन के राजा बैठे होते हैं और उनके बीच में बातचीत क्या होती है। अंग्रेजी में वो बातचीत क्या हुई मैं आपको बतलाऊंगा, मगर बेबसी का क्या आलम है इस बातचीत से पता चल जाता है। उनसे सवाल यह पूछा जाता है कि जॉर्डन के राजा, आप क्या सोचते हैं, अमेरिका गजा पर कब्जा कर ले? यह सवाल पूछा गया। इसके जवाब में राजा अब्दुल्ला कहते हैं, यह एक ऐसा मामला है जिस पर हम अरब देश अमेरिका से चर्चा करने आएंगे, हम इस पर विकल्पों पर बात करेंगे। अब यहां पर कोई सवाल यह पूछता है कि किस अधिकार के अंतर्गत गजा पर अमेरिका कब्जा करेगा, क्योंकि यह तो एक संप्रभु क्षेत्र है, स्वतंत्र क्षेत्र है। तो इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमेरिका के अधिकार के अंतर्गत। खुलकर दादागिरी दोस्तों, और आप देखिएगा किस कदर बेबस दिखाई देते हैं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला। देखिए। U.S. taking Gaza, as the president said. Well, again, this is something that we, as Arabs, will be coming to the United States with something that we're going to talk about later to discuss all these options. And Mr. President, take it under what authority? It is sovereign territory. Under the U.S. authority. And Mr. President, would you seek to personally develop property in Gaza after this happens? No. I've had a great career in real estate. Mr. President, your team. You know, when you've done what I've done. जो अमेरिका खुलकर कह रहा है कि हम करीब 2 मिलियन, करीब 20 लाख फलस्तीनियों को गजा से बाहर कर देंगे। एक तरह की जातीय नरसंहार तक की बात हो रही है और यह तक कहा जा रहा है कि हम इस्राएल के साथ यहां का पुनर्निर्माण करेंगे। उसके सामने जॉर्डन के राजा की क्या हैसियत है, वो आपको अब इस साउंड बाइट के जरिए, इस वीडियो के जरिए पता चलने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने वो बैठे हैं, वो उनके मेहमान हैं, वो चाहें तो अमेरिका को स्पष्ट संदेश दे सकते हैं, मगर चूंकि जॉर्डन अमेरिका का सहयोगी है तो स्वाभाविक सी बात है अमेरिका के सामने वो नतमस्तक है, बेबस है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं ट्रंप के सामने जॉर्डन के राजा क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर, और फिर बाद में मैं आपको उनका अंग्रेजी का बयान भी सुनाऊंगा। मुझे सच्चे दिल से लगता है कि मिडिल ईस्ट में जितनी भी चुनौतियां हैं उनके बावजूद आखिरकार मुझे कोई ऐसा दिख रहा है जो हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है, जो इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता, शांति और खुशहाली ला सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वो मिस्र से किसी योजना का इंतजार करेंगे, और वो उम्मीद किससे लगाए बैठे हैं? डोनाल्ड ट्रंप से, जो इस मुद्दे को मानवीय समस्या ही नहीं मानते। जॉर्डन के राजा की बेबसी देखिए। Mr. President, I truly believe that with all the challenges that we have in the Middle East, that I finally see somebody that can take us across the finish line to bring stability, peace, and prosperity
to all of us in the region. And it is, I think, our collective responsibility in the Middle East to continue to work with you, to support you, to achieve those lofty goals. So I'm very delighted to be here. And as you said, sir, we've got some very interesting discussions ahead of us. Very good. Very good. Thank you very much. दोस्तों इंतजार कीजिए, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि यह कोई बिजनेस प्रोपोजिशन नहीं है, यह कोई व्यवसाय से जुड़ा मुद्दा नहीं है, यह एक इंसानी मुद्दा है। और फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को एक सख्त संदेश दे रहे हैं। मगर उससे पहले दोस्तों खबर क्या आ रही है वहां से, इस पर भी गौर करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस्राइल के ब्लैकमेल के सामने हमास जो है वो बेबस दिखाई दे रहा है। और आपको समझना पड़ेगा क्यों, क्योंकि इस्राइल ने साफ तौर पर धमकी दे दी है कि अगर आप बंधक रिहा नहीं करेंगे तो हम बेकसूर फलस्तीनियों पर बम बरसाएंगे। हमास ये कह रहा है कि भाई ये तो अजीबोगरीब हालात है, एक तरफ आप हमला करते रहें, बेकसूर फलस्तीनियों को मारते रहें, और फिर आप हमसे भी उम्मीद करते हैं कि हम बंधकों को रिहा करें। खबर क्या है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर हमास के अधिकारी महमूद मरदावी का कहना है कि 3 इस्राएली बंधकों की रिहाई के लिए सकारात्मक संदेश हैं और उनकी रिहाई शनिवार को तय योजना के अनुसार हो सकती है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि समूह को अभी तक इस्राएल से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है कि वो युद्ध विराम समझौते का पालन करेगा। तो यह धर्म संकट इस वक्त हमास का है। इस्राएल युद्ध विराम के अपने जो शर्तें हैं उसका पालन नहीं कर रहा है और हमास से उम्मीद कर रहा है कि शनिवार 12 बजे तक वो बंधकों की रिहाई कर दे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो एक बार फिर सैकड़ों फलस्तीनियों को इस्राएली मौत की घाट उतार देगा, जिनमें औरतें बच्चे भी शामिल हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस्राएल का ब्लैकमेल। उनके रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। इस्राएल के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर गाजा पर फिर से युद्ध शुरू करने की धमकी दी, यह कहते हुए कि नया संघर्ष पहले से कहीं ज्यादा तीव्र होगा और इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दृष्टि को साकार करने में मदद मिलेगी, जिसमें फलस्तीनियों को वहां से बेदखल करना शामिल है। एक तरफ इस्राएली ब्लैकमेल और दूसरी तरफ उत्तरी गजा में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच इस्राएल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में तुलकराम शहर और वहां के शरणार्थी शिविरों तुलकरम और नूर शम्स की नाकाबंदी जारी रखी है। अल जजीरा अरबी और फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इस्राएली सेना वहां गिरफ्तारियां कर रहा है, संपत्तियों को नष्ट कर रहा है और स्थानीय लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। फलस्तीनी विदेशी मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वो अपनी निष्क्रियता की स्थिति से बाहर आए और वेस्ट बैंक, खासकर ईस्ट जेरूसलम में हो रही अवैध बस्तियों के विस्तार, घरों को गिराने और जमीन हड़पने जैसे अपराधों को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करे। गजब का ब्लैकमेल का खेल चल रहा है दोस्तों। एक तरफ इस्राएल अब भी हमले जारी रख रहा है वेस्ट बैंक पर और उत्तरी गजा पर, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं हमास पर दबाव बनाया जा रहा है। हमास अगर बंधकों को रिहा नहीं करता तो उन 3 से 4 बंधकों के एवज में सैकड़ों फलस्तीनियों को मौत की घाट उतार दिया जाएगा। अब तक अनऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक करीब 60,000 फलस्तीनियों को इस्राएल मौत की घाट उतार चुका है और 50,000 जो है वो ऑफिशियल आंकड़ा है। कम से कम 60 से 65,000 लोग मारे जा चुके हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। इस वक्त एक इस्राएली जो है वो हमास के कब्जे में है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और यहां पर वो इस्राएली कहता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हैं कि हम हमास पर बम बरसाएंगे, नर्क बरपा देंगे। उन्हें बेंजामिन नेतन्याहू पर नर्क बरपाना चाहिए, क्योंकि वहां जो बंधकों के रिश्तेदार हैं और तेल अवीव की सड़कों पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं क्योंकि यह तस्वीर आपको कोई गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, वो सब मानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने निजी हितों के चलते इस युद्ध को बढ़ा रहे हैं, फलस्तीनियों पर जुल्म बरपा रहे हैं। देखिए एक बंधक का रिश्तेदार किस तरह से सीधे प्रहार करता है बेंजामिन नेतन्याहू पर, कहता है अगर हमला करना है तो बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला करे अमेरिका, हमास पर नहीं। और देखिएगा आसपास जो बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थक हैं वो किस तरह से बौखला जाते हैं। देखिए ההפרה היא הפרה, וטראמפ מבטיח גיהנום לחמאס. ואני מציע לטראמפ
להבטיח גיהנום לראש הממשלה. די, אדוני, מספיק עם תגיד, זה, די. יש גבול, תתבייש לך. במקום שיהיה גיהנום לחמאס, אתה רוצה לראש ממשלה? גם יש לכם גבולות. לא, אתה לא תדבר ככה. אנחנו לא נאפשר את השיח. לא נאפשר את השיח. שמחה, אין שיח. אין שיח כזה. טראמפ יוצא להגן על החטופים שלנו, ואתה רוצה לפגוע לראש ממשלה? תגיד, אין לך גבולות. לא, לא. אנחנו נציב, לא תדבר. אתה לא תדבר בדעה הזאת. אנחנו נציב לך גבולות. दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप एक मुद्दे को मानवीय दृष्टि से नहीं देखेंगे तो उसका समाधान असंभव है। सबसे बड़ी बात, इस वक्त मध्य पूर्व का कोई देश इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि फलस्तीनियों को बाहर किया जाएगा, पड़ोसी देश उन्हें शरण देंगे और उसके बाद जब पुनर्निर्माण हो जाएगा तब उन्हें वापस लाया जाएगा। सवाल यह है दोस्तों कि आश्वासन कौन देगा, क्योंकि इस्राएल जो है वो बुनियादी युद्ध विराम को नहीं मान रहा है। ऐसे में अगर ये 20 लाख फलस्तीनी बाहर भी चले जाते हैं, मिस्र, जॉर्डन और आपके सऊदी अरब भी चले जाते हैं, तो बड़ा प्रश्न, आखिर कौन अमेरिका पर विश्वास कर सकता है? वो अमेरिका जो इसे एक बिजनेस प्रोपोजिशन के तौर पर देख रहा है, जो ये कह रहा है कि हम गजा को मिडिल ईस्ट के रिवियरा के तौर पर उसका विकास करना चाहते हैं। जो बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि साहब पुनर्निर्माण हो जाएगा, वो बिल्कुल ही एक खूबसूरत शहर बन जाएगा, मगर असल वजह यह है दोस्तों कि गजा में तेल का एक बहुत बड़ा भंडार है और अमेरिका की निगाह उस पर है और सारा खेल इस निगाह से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका 2 नेशन थ्योरी में विश्वास नहीं करता है, यानी कि वो फलस्तीन को स्वतंत्र दर्जा देने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के बाद इस सोच में और गिरावट आई है और यही वजह है कि वो चाहता है कि जो पुनर्निर्माण हो उसमें इस्राएल की भूमिका। मैं चाहूंगा अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को सुने। राष्ट्रपति मैक्रों कहते हैं यहां पर कि ट्रंप कह रहे हैं कि लोगों को वहां से हटा दिया जाए। यह संभव नहीं है क्योंकि यह एक इंसानी समस्या है। सुनिए अंग्रेजी में दिए गए एक इंटरव्यू में फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कहा। यह एक संदेश है अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए, कैसे एक वक्त जब जॉर्डन उनके सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो गया था। सुनिए राष्ट्रपति मैक्रोन क्या कहते हैं। Today, a humanitarian situation. So, we have the ceasefire, we have to preserve it, we have to restore humanitarian operations, and we have to save maximum number of people. But now, the right answer is not a real estate operation. This is a political operation. Just because this is not a free land, this is a place where 2 million people live and want to live. And just because international rights and a lot of treaties and agreements we negotiated, and even the US, did recognize this right. So you cannot say to 2 million people, okay, now, guess what? You will move. The whole story of humanity is made of tiny part of places where even less than 2 million people were ready to go till the end because they wanted just to stay. So I think we have to stick to our principles. Sometimes in this world, you have the feeling to be so old-fashioned when you speak about principles. तो आप देख रहे हैं दोस्तों क्या हो रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट में। हालात बहुत खतरनाक हैं। अब देखना यह है कि ट्रंप जो लगातार मध्य पूर्व के देशों के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, इसका क्या परिणाम होने वाला है, क्योंकि उनके सामने धर्म संकट है। वो जानते हैं कि अगर वो अपने तेवर को सख्त कर लेंगे तो इसकी सजा आम फिलिस्तीनी ही भुगतने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद न सिर्फ इस्राएल बल्कि अमेरिकी सेना भी गजा में उतर जाएगी और उसे नेस्तनाबूद कर देगी और फिर एक भी फलस्तीनी वहां नहीं बचने वाला है। तो अजीबोगरीब धर्म संकट में, और दूसरी तरफ आपको अपनी अस्मिता के साथ समझौता करना है। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर ये फलस्तीनी अपनी जमीन, अपने घर छोड़कर चले जाएं और उस पुनर्निर्माण के कार्य में शामिल ना हो तो उसके बाद क्या होगा। जब ये सब हो जाएगा तो क्या उनकी जमीनें उन्हें वापस मिलेंगी? ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। और आप डोनाल्ड ट्रंप के रवैये को देख रहे हैं दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसकी सोच बहुत कमाल की है।
मैं नहीं जानता हूं कि वो किस सोच से काम कर रहे हैं, और अगर आपको उनकी सोच पर गौर करना है तो आपको कुछ चीजों पर गौर करना पड़ेगा। कनाडा, उनका मित्र देश, उनके बारे में वो क्या कह रहे हैं कि हम कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाना चाहते हैं, कि लगातार उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। दूसरी बात, ब्रिटेन में अराजकता मचा रहे हैं उनके खासम खास इलॉन मस्क। जी हां, झूठों के बेताज बादशाह इलॉन मस्क, जिनसे सवाल पूछा गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप तो लगातार झूठ बोलते रहते हैं, आपकी बात में क्यों विश्वास किया जाए? और उन्होंने कहा ठीक है, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो बाद में वो ठीक भी हो सकता है। इसके अलावा उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है JD वैंस, वो कह रहे हैं कि भाई हम यूक्रेन को नेटो से हटा देना चाहते हैं, उसकी वहां पर कोई जगह नहीं है, यानी कि सब कुछ उलट पुलट कर देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं, और इस पर भी गौर कीजिएगा दोस्तों, उनसे जब पूछा गया कि क्या JD वैंस उनके बाद, यानी कि 4 साल बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव होंगे, तो क्या वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होंगे? क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है। आपको याद होगा जो बाइडेन की जो उपराष्ट्रपति थी कमला हैरिस, वो राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ी थी। अब यह बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि ट्रंप के बाद JD वैंस राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ेंगे, मगर उन्होंने सिरे से मना कर दिया। और अब अमेरिका में इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि डोनाल्ड ट्रंप कानून बदलना चाहते हैं, तीसरी बार राष्ट्रपति के पद के लिए दौड़ना चाहते हैं, जो अमेरिकी संविधान का हिस्सा ही नहीं है, अमेरिकी कानून का हिस्सा नहीं है। मगर यह वो व्यक्ति है जो मरते दम तक पावर में, सत्ता में रहना चाहता है। और यह सब सुना सुना सा लगता है ना। बताया जाता है कि कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बना रहना चाहता है और 75 साल पूरे होने के बाद उसे आजीवन राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, बिल्कुल रूस के तर्ज पर। तो कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हाथ में ताकत रखना चाहते हैं मरते दम तक। और यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि JD वैंस अगले राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। इससे आपको पता चलेगा दोस्तों कि इस वक्त अमेरिका में चल क्या रहा है। छोटी छोटी बातें, आप जानते हैं प्लास्टिक से नुकसान होता है ना, प्लास्टिक के अत्यधिक इस्तेमाल से नुकसान होता है, मगर ट्रंप ने एक अध्यादेश पर दस्तखत कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के जो पाइप हैं उन्हें दोबारा लाया जाए, उसके स्ट्रॉज दोबारा लाए जाए। और आप जानते हैं कि पर्यावरण को इससे कितना बड़ा नुकसान पहुंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो जलवायु परिवर्तन से जुड़े समझौतों के खिलाफ हैं। WHO को उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया है। अपने ही देशों को, पड़ोसी देशों को धमका रहे हैं। इसका क्या असर पड़ने वाला है दोस्तों? इंतजार कीजिए। इसी को कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। यह तो महज शुरुआत है। जिसने भी एक तानाशाह के तौर पर बर्ताव किया है उसका हश्र हमेशा बुरा हुआ है। सबसे बड़ी बात, उनका हर कदम भारत को नुकसान पहुंचा रहा है दोस्तों, क्योंकि वो ब्रिक्स सम्मेलन को धमका रहे हैं कि हम आप पर 100% टैरिफ लगा देंगे। वो भारत को कह रहे हैं कि तुम टैरिफ किंग हो, लगातार धमका रहे हैं। तो ये ट्रंप भारत के लिए भी हानिकारक है। ये बात अलग है कि इस ट्रंप के लिए यहां भारत में कुछ नासमझों ने यज्ञ भी किए थे, हवन भी किए थे। मामला बहुत नाजुक, दिलचस्प, मगर खतरनाक भी है दोस्तों। और मेरे इस मंच पर यह तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।